नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो दोस्तों, खनिज क्या होते हैं, हमने पहले ही इस वर्ड को सुन रखा है कि खनिज जो है धातु होती हैं, अधातु होती हैं, ईंधन होते हैं। इन सभी को हम मिला करके खनिज बोल देते हैं। धातु फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने ले ली, जैसे सोना, चांदी, टिन, लोहा ले लिया, तो ये सारी की सारी धातुएं हैं। इसके अलावा कुछ अधातुओं की बात कर दें, जैसे चूना पत्थर हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अधातुएं हैं। इसी तरह से अगर हम ईंधन की बात ले लें, कोयला, पेट्रोलियम, जिनको हम जलाने के काम लेते हैं। अब पेट्रोलियम जलाने का मतलब है कि जब इंजन चलता है आपकी कार का, आपकी बाइक का, तो उसमें जो ईंधन है वो जलता ही तो है, तो वो जलता है, इसका मतलब वो ईंधन है। तो ईंधन, अधातु और धातु, इन तीनों चीज़ों को अगर मिला करके एक शब्द दिया जाए तो वो शब्द हम कहेंगे खनिज। तो दोस्तों, यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं कि खनिज क्या होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है कि खनिज क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। मतलब पेट्रोलियम है तो उसमें स्पेशल टाइप की कुछ प्रॉपर्टी होगी, तभी तो वो जलता है। अब अगर सोना पहनते हैं तो सोने में भी चमक जैसी कुछ स्पेशल जो है क्वालिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम सोने को ज्वारात बना करके पहनते हैं। चांदी में भी कुछ स्पेशल गुण होते हैं, लोहे में भी कुछ स्पेशल गुण होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है चीज़ें जो है वो लोहे से बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि खनिज होते क्या हैं। तो सिंपल सी बात कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वो पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी निश्चित रासायनिक रूप, उनका रासायनिक रूप एक स्पेशल प्रॉपर्टी उसमें पाई जाएगी, रासायनिक संगठन उसका स्पेशल संगठन होगा। जैसे लोहा है तो लोहा कठोर होता है, इसके अलावा सोना है तो सोना चमकदार होता है, सोने की जंग नहीं लगती है, मतलब कम लगती है। तो इस तरह की जो इनका स्पेशल गुण होता है, तो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशल तरीके से वो बने होते हैं। इसका मतलब निश्चित रासायनिक संगठन होता है, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया ये खनिज क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खनिजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। खनिजों के प्रकार, तो दोस्तों सिंपल सी बात करें तो हमारे पास खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं धात्विक खनिज, यानी जिनमें धातुएं आती हैं, और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। तो दोस्तों, धात्विक खनिजों में क्या आती हैं? धातुएं आती हैं, और अधात्विक खनिजों में ऐसे खनिज आते हैं जो धातुएं नहीं होती हैं। अब धातुओं में भी जो धात्विक खनिज होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं कि ऐसी धातुएं जिनमें लौह तत्व पाया जाता है उन्हें लौह धात्विक खनिज बोलते हैं या लौह धात्विक खनिज। और दूसरा जिनमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है और कोई धातुएं पाई जाती हैं, जैसे सोना पाया जाता है, चांदी पाई जाती है, टिन पाई जाती है, तो ये अलग से धातुएं हैं। तो जिनमें लोहा तत्व नहीं पाया जाता उन धातुओं को क्या बोलते हैं? अलोह धातुएं।
चलिए, तो वर्गीकरण हमें समझ में आ गया कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज या अलोह धातुएं। चलिए, अब ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब हम फर्दर पढ़ते हैं धात्विक खनिज क्या होते हैं और फिर उनके जो आगे प्रकार हैं कि लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धात्विक खनिज। तो दोस्तों ये तो बड़ा ही सिंपल हमने पढ़ ही लिया है कि ऐसे खनिज जिनमें धातु कच्चे रूप में पाई जाती है। कच्चे रूप में का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी पहाड़ के नीचे जो है सोना पाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस सोने को उठा करके सीधा गले में बांध लेंगे तो वो ज्वारत बन जाएगा, नहीं, वो कच्चे रूप में है। और आपको पता है कि सोना जो है वो कच्चे रूप में एक पिघली हुई अवस्था में रहता है, मतलब काफ़ी कोमल होता है वो। अगर उसको खींच करके तार बनाया जाए तो बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा तार बन सकता है। इसका मतलब अगर उसको अपने जो है सीधा ज्वारत के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज में जो है बनाना पड़ेगा, उसको संशोधित करना पड़ेगा, फिर वो हमारे काम के रूप में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें धातुएं कच्चे रूप में पाई जाती हैं। वे खनिज जिनमें धातुएं कच्चे रूप में पाई जाती है, यानी धातुएं कच्चे रूप में पाई जाती हैं। जैसे अगर किसी में लोह धातु ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये लोहा है। अगर किसी में मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे को एक पदार्थ मिला है जिसमें मिट्टी के साथ साथ लोहा मिला हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि यहाँ से कौन सा खनिज मिल रहा है, यहाँ से लोहा खनिज मिल रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर सोना मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सोना खनिज मिल रहा है। मतलब यहाँ पर अगर धातुएं हो तो वो किस में आएंगी, धात्विक खनिज में आएंगी। या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि धात्विक खनिजों में धातुएं शामिल होती हैं। वो नहीं लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि इन खनिजों में धातुएं शामिल होती हैं। अब धातुएं शामिल होती हैं तो कुछ धातुओं के एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। उदाहरण आप लिखेंगे क्या, उदाहरण आप लिखेंगे लोह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज, लोह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज आदि। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि बॉक्साइड इसका एग्जाम्पल होता है धात्विक खनिज का, मैग्नीज किसका एग्जाम्पल होता है, धात्विक खनिज का, क्योंकि ये जो है इनसे धातुएं निकलती हैं। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ओके, लोह अयस्क से लोह धातु निकलती है, चलिए बॉक्साइड से भी, मैग्नीज से भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। इसी में ही हम लिखेंगे कि धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला जो प्रकार है वो है लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज। अब हम बात करते हैं कि लोह धात्विक खनिज में हम क्या किसको रखेंगे, तो सिंपल सी बात कि इसमें वे धात्विक खनिज शामिल होंगे जिनमें लोह तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें वे धात्विक खनिज विद्यमान होंगे जिनमें लौह तत्व पाए जाते हैं।
लोह तत्व बोल दे या लोह धातु बोल दे, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी मात्रा में लोहा जो है वो पाया ही जाता है। इसका मतलब उन धातुओं को हम किस में लिखेंगे, उन धातुओं को हम लिखेंगे लोह धात्विक खनिज में। तो इसमें वे धात्विक खनिज विद्यमान है जिनमें लोह तत्व पाए जाते हैं, यानी वो धातु तो लोहा नहीं होती है लेकिन उस धातु में कुछ मात्रा में लोहा ज़रूर पाया जाता है। और अगर लोहे की बात करें तो उसमें तो होता ही लोहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा लोह धात्विक खनिज का वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल लोह अयस्क बॉक्साइड हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल, लोह अयस्क में तो लोहा पाया ही जाता है। इसके अलावा अगर हम बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड में भी कुछ लोहा पाया जाता है। बॉक्साइड के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट भी एक धातु होती है, यानी क्रोमाइट भी जो है कौन सी धातु होती है, लोह धातु होती है आदि। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर होगी। इसके एग्जाम्पल मैं फिर बता दूं कि एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इन चीज़ों को समझने के साथ साथ अगर आप इनके एग्जाम्पल याद रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। चलिए अब है अलोह धात्विक खनिज। अब अलोह धात्विक खनिज का मतलब क्या है कि वे धात्विक खनिज जिनमें लोह तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। तो सिंपली इसमें वे शामिल होंगे, आएगा यहाँ पर शामिल, इसमें वे धात्विक खनिज शामिल होंगे जिनमें लोह तत्व नहीं पाए जाएंगे। चलिए ये तो बहुत ही इजी। अब लोह तत्व जिनमें नहीं पाए जाते वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी अदर शुद्ध धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा। चलिए एग्जाम्पल, सोना, चांदी, तांबा और सीसा आदि। तो ये ऐसी धातु हैं जिनमें लोह तत्व नहीं पाया जाता है, तो ये किस में हो जाएंगी, अलोह धात्विक खनिज में आ जाएंगी। चलिए ये तो बात हो गई धात्विक खनिज की। अगर हम बात करें अधात्विक खनिज की, धात्विक खनिज का उल्टा अधात्विक खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, तो इनका भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि अधात्विक खनिज क्या होते हैं। अब हम तो यहीं चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, धात्विक की जगह अधात्विक खनिज। चलिए अब सिंपल सी बात दोस्तों कि इन खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल चूना पत्थर हो गया, तो चूना पत्थर में धातु नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में भी धातु नहीं होती है। इसी तरह से एक जो खनिज होता है अब्रक, तो अब्रक में भी धातु नहीं होती है। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुएं नहीं शामिल की जाती, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग बहुत जगह किया जाता है भवन निर्माण में। चलिए चूना पत्थर, उसके बाद जिप्सम का भी बहुत सीमेंट वगैरह बनाने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, अब्रक हो गया। तो ये क्या है, ये खनिज तो है लेकिन ये धातुएं नहीं हैं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के एक बात बार बार चल रही है। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें तो ईंधन जो बात कर रहे थे हम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ऐसे खनिज जिनको जलाने के लिए काम में लिया जाता है या ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उनसे प्राप्त की जाती है, तो ऐसे खनिजों को क्या बोलते हैं, ईंधन खनिज बोलते हैं।
तो जो ईंधन खनिज है वो भी किस में आते हैं, अधात्विक खनिजों में आते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ईंधन जैसे कोयला व पेट्रोलियम और तमाम तरह के जितने भी प्राकृतिक गैस है, जितने भी तमाम तरह के हमारे ईंधन है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, अधात्विक खनिजों में आते हैं। ईंधन जैसे कोयला व पेट्रोलियम आदि अधात्विक खनिजों में शामिल है। इनमें भी जो है धातु नहीं पाई जाती, कोयले में कोई धातु नहीं पाई जाती, पेट्रोलियम में कोई धातु नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अधात्विक खनिज। चलिए ये तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है जो हमें काफ़ी परेशान कर रहा है, धातु। धातुएं पाई जाती हैं, धातुएं नहीं पाई जाती हैं, धातुएं क्या होती हैं, ये हमारे माइंड में आ रहा होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी तत्व में धातु पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। तो वो पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि धातुएं होती क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि धातुएं क्या होती है, यानी धातुओं को परिभाषित करना जरूरी है। अगर हमें पता हो गया कि धातु क्या है तो फिर तो हम देख लेंगे कि अगर किसी खनिज में धातु है तो वो धात्विक है, अगर धातु नहीं है तो वो फिर अधात्विक है। तो धातुओं की सिंपल सी बात हमें समझ आ गई कि पहली बात तो धातुएं कठोर पदार्थ होती है, कि धातु एक कठोर पदार्थ होता है, अलग अलग तरह की होती है। चलिए धातु एक कठोर पदार्थ होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पढ़ी कि हमने कि अगर किसी स्विच के अंदर किसी धातु को लेकर के जाए, जैसे बिजली की तार है तो उसके दोनों सिरे, वैसे तो उसके ऊपर प्लास्टिक का वो चढ़ा रहता है कवर, लेकिन अगर हम उसकी दोनों सिरों को खुला छोड़ें और एक सिरे को हम स्विच के अंदर डाल दें तो दूसरे सिरे पर करंट आने का डर लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि धातु जो है वो क्या करती है, विद्युत का सुचालन करती है, यानी विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाती है। वैसे ही अगर लोहे की कोई छड़ है, आप लोहे की एक छड़ का एक हिस्सा गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये पूरी छड़ गर्म हो जाती है। कहने का मतलब कि ऊष्मा का भी सुचालन हो रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ऊष्मा अपने आप चल करके आई है। इसका मतलब क्या होती है कि ये जो धातुएं होती हैं, धातुएं विद्युत व ऊष्मा का सुचालन करती है, सुचालन करती है। चलिए दो चीजें हमें पता चल गई। तीसरी चीज जो है धातुओं के बारे में, एक और चीज हमने पढ़ी कि धातुओं में द्युतीय चमक होती है, एक अलग प्रकार की चमक होती है किसमें, धातुएं में, या द्युति होती है धातुओं में। तो सिंपल सी बात कि धातुओं में द्युति या चमक होती है। द्युति का मतलब चमक ही होता है, चमक होती है। सारी धातुएं जो होती है उनमें थोड़ी थोड़ी चमक होती है। जैसे आपको पता है कि लोहा जो है अगर उसके ऊपर धूप पड़ती है तो लोहा जो है वो चमकता है, तो अगर कोई लाइट भी पड़ती है तो भी वो चमकता है। इसका मतलब द्युति या चमक होती है। तो चलिए धातुओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि धातुएं क्या होती हैं। अब दोस्तों हमारे पास है कि हमने पढ़ा कि खनिज कहाँ से मिलते हैं, तो खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। और प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये भी पढ़ा कि खनिज कहाँ से मिलते हैं, धरती के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके अंदर खनिज मिलते हैं। जैसे धरती के हमने 3-4 चट्टानें यहाँ पर जो 8th क्लास है आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी कि धरती में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। तो उन चट्टानों में खनिज मिलता है। अब उस खनिज को पृथ्वी के अंदर से निकालते कैसे हैं और निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों जमीन के अंदर से धातुओं को या खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम खनन बोलते हैं। और खनन जो है वो 3 विधियों द्वारा किया जाता है, आखनन, प्रवेदन और खनन। तीनों चीजें, 3 विधियां, और तीनों विधियों को आखनन, खनन और प्रवेदन के नाम से जाना जाता है। खनन की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी है चलिए ये देखते हैं। यानी खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन 6 बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कि खनिजों का निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब निकालना, निष्कर्षण कैसे किया जाता है या किन विधियों द्वारा किया जाता है।
तो अब इसका आंसर लिखोगे क्या कि खनिजों का जो निष्कर्षण है वो 3 विधियों द्वारा किया जाता है। खनिजों का निष्कर्षण 3 विधियों द्वारा किया जाता है। और वो 3 विधियां क्या क्या है दोस्तों? पहली विधि जो है वो है आखनन, दूसरी विधि जो है वो है खनन, और तीसरी विधि जो है वो है प्रवेधन। अब ये तीनों विधियां है क्या और इनमें किस प्रकार का खनन किया जाता है, यानी किस प्रकार से खनिजों को निकाला जाता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, और अगर हम सतह की बात करें तो पृथ्वी की मान लीजिए कि ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, इसको मान लेते हैं कि ये सतह है। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? पेड़ पौधे पाए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। अब मान लीजिए कि सतह के बिल्कुल पास में यहाँ पर कोई खनिज पाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर चूना पत्थर पाया जा रहा है। चूना पत्थर हमें निकालने, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर जिप्सम संगमरमर पाया जा रहा है, तो उस जिप्सम या संगमरमर को कैसे निकालें? यानी संगमरमर पाया जा रहा है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि संगमरमर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब बहुत ही सिंपल सी विधि है कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की सतह को खोदना शुरू करेंगे। जब खोदना शुरू करेंगे तो इस तरह से धरती बन जाएगी। जब हमने इसके अंदर से खोद दिया, जब खोद दिया तो जब इसकी परत आ गई तो हम इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा जो खनिज है वो पृथ्वी की सतह के बहुत पास होता है तब उसे निकाला जाता है। तो इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? इस विधि को हम जानते हैं आखनन के नाम से। आखनन। अब आखनन हम कब यूज करते हैं? जब हमारा खनिज सतह के बहुत पास में हो। अब मान लीजिए कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में मान लीजिए कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर इतने क्षेत्रफल में मान लीजिए कि नीचे जिप्सम ही जिप्सम है और हमें जिप्सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर की जो परत है उसको उठा करके और कहीं ले जाएंगे, यहाँ से ये खाली हो जाएगा इस तरह से, और फिर इसके अंदर से जिप्सम निकाल लेंगे। तो ये जो विधि होगी वो क्या होगी? आखनन होगी। तो ये तो समझ आ गई, पहली विधि आखनन तो समझ आ गई। अब हम दूसरी बात करते हैं खनन की। अब खनन जो है दोस्तों वो 2 प्रकार की विधियों द्वारा होता है, यानी खनन की अगर हम बात करें तो खनन 2 प्रकार से किया जाता है। अब इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। पहली बात कि खनन होता है वो 2 विधियों द्वारा किया जाता है, और दोनों विधियों का अलग अलग नाम है। एक जो है उसको बोला जाता है विवृत खनन, और दूसरा जो है उसका नाम है कूपकी खनन। अब ये कहता है कि यही हमारी सतह है, और सतह है तो यहाँ पर क्या उगते हैं? पेड़ पौधे उगते हैं। तो ये हमने सतह शो कर दी। अब क्या है कि इस सतह से थोड़ा नीचे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मान लीजिए लोहा पाया जा रहा है। वैसे लोहा इतनी कम गहराई पर मिलता नहीं है, पर मान लीजिए कि यहाँ पर लोहा पाया जा रहा है। तो हम सिंपल सी बात करेंगे क्या कि इसकी यहाँ से खुदाई कर देंगे। ये जो पदार्थ है इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर डालते गए, कि यहाँ से जो भी पदार्थ निकला उसको यहाँ पर ढेर इकट्ठा कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इस लोहे को निकाल लेंगे। तो ये जो विधि होगी वो क्या हो जाएगी? विवृत खनन हो जाएगी। विवृत खनन कि सिंपल सी बात कि आखनन तो क्या था? सतह के बिल्कुल पास था, मिट्टी हटाई और निकाल ली। लेकिन खनन जो विवृत खनन है उसमें क्या है? थोड़ा गहराई पर है, लेकिन क्योंकि थोड़ा ही निकालना था तो हमने निकाल लिया। चलिए कोई बात नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मान लीजिए कि हमारा लोहा इतनी गहराई पर होता, और इतना ज़्यादा फैला होता, तो क्या हम इतना ज़्यादा मटेरियल खोद करके साइड में रख पाते? नहीं रख पाते। तो इसका मतलब हम वहाँ पर करते क्या? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह का कोई कुआं खोदा जाता, एक कुआं खोदा जाता,
बड़ा सारा थोड़ा जो है चौड़ा कुआं खोद लिया जाता, फिर यहाँ से लोहा निकाल लिया जाता और फिर इस कुएं से अंदर सुरंग बना करके जो है यहाँ से लोहा बाहर निकाल लिया जाता। तो अब ये जो सुरंग टाइप से बनाई गई है, जो ये कुआं बनाया गया, इस कुएं को क्या बोलते हैं? इस कुएं को बोलते हैं कूपक। और ये जो कूपक बना करके ये जो विधि है खनन की, इसको बोलते हैं कूपकी खनन। हालांकि इनकी परिभाषाएं हम समझेंगे, लेकिन सिंपल आप समझ लीजिए कि विवृत खनन और कूपकी खनन में क्या अंतर है। विवृत खनन में हम उसकी ऊपर की सारी परत हटा देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गहरा नहीं होता। देखिए आग खनन से तो वो गहरा होता है लेकिन इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए हम उठा करके उसकी ऊपर की परत को साइड में गिरा देते हैं और लोहा जो है निकाल लेते हैं, या कोई भी खनिज है तो वो निकाल लेते हैं। कूपकी खनन में बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो हम उतना एरिया निकाल नहीं सकते, उतनी खुदाई हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कुआं खोदा जाता है और उस कुएं के माध्यम से इस तरह से जो है सुरंग बना करके जो है खनिज बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जो विधि होगी विवृत और कूपकी खनन, ये हमें समझ आ गई। सिर्फ यहाँ पर समझना है आपको, डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट विधि है वो है प्रवेधन। अब दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होती है, पेट्रोलियम होता है और कोयला तो चलिए इस विधि से निकाला जाएगा, लेकिन जो पेट्रोलियम है और जो प्राकृतिक गैस है तो वो बहुत नीचे पाई जाती है, बहुत नीचे। और वहाँ पर इतना गहरा कुआं, देखिए ये यहाँ पर दिखाने में पतला हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इतना बड़ा कुआं खोदें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि इतना बड़ा कुआं खोद लें। हालांकि इतना खोदना हमारे लिए, एक तो हम इतना खोद करके निकालें तो इतना खोदना तो गलत होगा। हम क्या करें, सिर्फ इसका यहाँ पर इतना चौड़ा सा कुआं खोद लें और फिर उसको निकाल लें, चलिए ये तो चलेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई पर, अब देखिए जितना ज़्यादा गहरा हमें खोदना होगा उतना ज़्यादा पतला हमें खोदना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा और इतना गहरा गड्ढा हम खोद नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रवेधन विधि में क्या किया जाता है कि ये जो कूपक विधि है होता वैसे ही है, लेकिन जो गड्ढा खोदा जाता है वो पतला होता है। यानी अगर गड्ढा गहरा हो तो उसे हम कूपक या कूपकी खनन कहते हैं। अगर जो गड्ढा है वो पतला लेकिन बहुत गहरा हो तो उसे हम प्रवेधन विधि कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। आखनन ऊपर की परत उठा करके, विवृत खनन होता तो आखनन के जैसा ही है लेकिन थोड़ा गहराई पर होता है। फिर कूपकी खनन में हम एक कुआं खोदते हैं लेकिन चौड़ा कुआं होता है और ज़्यादा अधिक गहरा नहीं होता है। अगर हम प्रवेधन की बात करें तो कुआं पतला होगा लेकिन बहुत गहरा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ आ गई। अब इनकी परिभाषाएं हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं, इन विधियों की परिभाषाएं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है और इसमें समझने वाली चीज़ें हालांकि कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। चलिए फटाफट से इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। आखनन की बात करें, सिंपल सी बात की खनिजों का निष्कर्षण की 3 विधियों द्वारा किया जाता है। आखनन की बात करें तो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित जितने भी खनिज हैं उनको जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद करके निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सिंपल सी बात की जो सतह होती है उसको खोद करके सिंपल निकाल लिया जाता है, जिसे आखनन कहते हैं। ये सतह के निकट होते हैं। चलिए पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें कि खनन किसे कहते हैं तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई शैलों से खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो खनिज जो होगा वो दबा हुआ होगा शैलों के अंदर, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? विवृत खनन और कूपकी खनन। अगर वो ज़्यादा गहरी नहीं है तो उसकी हम ऊपर से जो मलबा है वो हटाएंगे और फिर हम जो है खनन कर लेंगे। यानी खनिज को कम गहराई पर स्थित होते हैं वे पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। अब विवृत खनन और आखनन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि आखनन थोड़ी कम गहराई पर होता है और जो विवृत खनन है वो ज़्यादा गहराई पर होता है। दोनों में भी क्या होता है, सतह को हटा करके तो खनिज निकाला जाता है, दोनों है सेम। अगर दूसरी बात करें कूपकी खनन की तो गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं अधिक गहराई पर दबे खनिजों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कुएं बनाए जाते हैं, उसके बाद जो है अंदर जो है गुफाएं बनाई जाती हैं, सुरंग बनाई जाती हैं, फिर उनसे खनन किया जाता है। चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई। और ये जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, कूपकी खनन कहते हैं। लेकिन अब कूपकी खनन के बिल्कुल जैसा है प्रवेधन, जो कूपकी खनन में करते हैं वही प्रवेधन में भी करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्रवेधन बहुत गहरा होता है। चलिए
प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाई जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए गहन कूपों को खोदा जाता है। उसमें भी कूप खोदे जा रहे थे, इसमें भी कूप का मतलब कुएं होते हैं, कूप खोदे जा रहे हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं? प्रवेदन कहते हैं। यानी ये दोनों विधियां सेम है और ये दोनों विधियां सेम है। ये ज़्यादा गहराई के लिए है, ये कम गहराई के लिए, ये कम गहराई के लिए है और ये ज़्यादा गहराई के लिए। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाएगा। वो होते हैं खनिजों का वितरण। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं। कहीं सोना पाया जा रहा है, कहीं लोहा पाया जा रहा है, कहीं चूना पत्थर पाया जा रहा है। तो उनका वितरण ऐसे नहीं है कि नीचे सारे मिले जुले हमें मिलेंगे अगर हम कहीं भी खोद लेंगे, तो नहीं, उनका वितरण हर जगह अलग अलग होता है। तो अब हम देखते हैं कि उनका वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है। मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन खनिजों का वितरण। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो होगा खनिजों के वितरण पर। तो दोस्तों, अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के आने के चांसेस इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि खनिजों का वितरण पर एक निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और ये बहुत ही आसान है। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, अगर खनिजों का वितरण देखें चट्टानों के आधार पर, तो जो हमारे खनिज है वो दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात की खनिजों का वर्गीकरण जो है, सिंपल सा बात हमने कर ली है, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो दोस्तों, जितने भी धात्विक खनिज हैं और जितने भी अधात्विक खनिज हैं वो एक स्पेशल चट्टानों में पाए जाते हैं। मतलब उनकी जो चट्टानें हैं वो भी अलग अलग हैं। और दोस्तों, हमने पढ़ी है कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती है। तो बेसिकली चट्टानें 3 प्रकार की हमने पढ़ रखी है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब दोस्तों, अगर हम बात करें धात्विक खनिजों की, तो दोस्तों धात्विक खनिज जो है उनको बनने में काफ़ी समय लगता है। या तो उनको बनने में समय लगता है क्योंकि काफ़ी ताप दाब में रहेंगी तभी चीज़ें कठोर हुआ करती हैं, आपको पता है। चलिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर ये हो सकता है कि धातुएं जो है वो ज़मीन के बहुत नीचे पाई जाती हैं। नीचे पाई जाती का मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो या तो वो इस प्रकार से निकले। आपको पता है कि जब हमने परतें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के बिल्कुल अंदर जो है एक परत पाई जाती है निफे नाम की, जहाँ पर निकल और फेरस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फेरस मतलब लोहा। अब बहुत नीचे लोहा पाया जाता है तो वो लोहा निकलेगा कैसे? जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा। और ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो कौन सी चट्टानें बनती हैं? उससे बनती है आग्नेय चट्टानें। तो इसका मतलब जो धात्विक खनिज है वो या तो किस में पाया जाएगा, या तो वो पाया जाएगा आग्नेय चट्टानों में, जो बिल्कुल नई बनी है, ज्वालामुखी अंदर से निकला है, या फिर आग्नेय चट्टानें बहुत समय बाद रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो इसका मतलब धात्विक जो है या तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाएगा या फिर किन में पाया जाएगा? कायांतरित चट्टानों में पाया जाएगा। तो आपको लिखना है कि आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। और दोस्तों, जो आग्नेय चट्टानें हैं वो धीरे धीरे जैसे ही वर्षा आती है, जैसे ही हवाएं चलती हैं, तो उनके साथ उड़ करके कहीं और चले जाते हैं और जम करके एक पर्वत बना लेते हैं, एक चट्टान बना लेते हैं। तो उन चट्टानों को क्या बोला जाता है? उन चट्टानों को बोला जाता है अवसादी चट्टानें। तो ये जो अधात्विक है यानी चूना पत्थर है, ये क्या है? अवसाद ही तो है, किसी मलबे के रूप में ये आते हैं और फिर जम करके चट्टानें बना करके ये खनिज बना लेते हैं। तो ये क्या है? ये सारे के सारे अवसाद हैं। तो ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। अब कहीं से कोई चीज़ जो है आ रही है तो वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई हिरण वगैरह मरा पड़ा है या कोई जीव जंतु है जो उसकी मृत शरीर वहाँ पर पड़ा है, उसके ऊपर आकर के मिट्टी की जो परतें हैं वो बिछती चली गई। अब मिट्टी की परतें बिछती चली गई तो उसका जो हड्डियां हैं वो क्या बन जाएगी? वो या तो कोयला बन जाएगी या पेट्रोलियम बन जाएगा। तो इसका मतलब कोयला और पेट्रोलियम भी किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और जहाँ पर भी हमने अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा है वहाँ पर ये डिस्कस किया है कि वहाँ पर ईंधन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई कि किन किन चट्टानों में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये तो वर्गीकरण हो गया किसके आधार पर? चट्टानों के आधार पर। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग महाद्वीपों में किस प्रकार का वितरण पाया जाता है खनिजों का। अब दोस्तों, देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, लेकिन दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पर बर्फ बिछी हुई रहती है, तो वहाँ पर जो खनन कार्य पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम मेनली 6 प्रकार के जो हमारे महाद्वीप हैं
उन 6 महाद्वीप में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वहाँ पर छोटी छोटी टॉपिक्स जिनको हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए कि खनिजों का वितरण अलग अलग महाद्वीपों में किस प्रकार से है, तो वो हम क्या क्या लिखेंगे। और इससे बहुत इंटरेस्टिंग जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। चलिए फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे महाद्वीप एशिया, भारत एशिया में आता है। चलिए तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कि चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क है, मतलब जितने हमारे पास लौह अयस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है एशिया के अंदर, चीन और भारत के पास। और दोस्तों एशिया महाद्वीप की ये खास बात है कि यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, मतलब विश्व में जितना टिन उत्पादित होता है उसका आधा प्रतिशत तो कहाँ होता है, एशिया में होता है। आधा प्रतिशत नहीं सॉरी, मतलब आधी मात्रा 50% आधा जो होता है वो कहाँ पर होता है, एशिया महाद्वीप में होता है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देश है, मतलब टिन जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अग्रणी मतलब काफ़ी बड़े दर्जे के, यानी टॉप के देश हैं जहाँ पर टिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टिन में चीन का पहला स्थान है, मलेशिया का दूसरा स्थान है और इंडोनेशिया का तीसरा स्थान है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी अग्रणी का मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन पहले दूसरे नंबर ये हम इनको नहीं दे सकते, क्योंकि विश्व में अगर टिन की बात हो तो सबसे ज़्यादा बड़े उत्पादक पहले नंबर के जो है कौन है, ब्राज़ील और बोलीविया है। मतलब ये पहले दूसरे तीसरे नंबर के नहीं है, ये इनमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए चीज़ हमें क्लियर हो गई। पहले दूसरे नंबर की बात करें तो वो ब्राज़ील और बोलीविया का है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में टिन उत्पादित होता है। लेकिन अगर टिन उत्पादन की बात करें तो एशिया में चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया आगे हैं। चलिए चीन जो है वो काफ़ी बड़ा उत्पादक है, वहाँ पर काफ़ी तरह के जो है खनिज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से खनिज है, तो चीन के पास सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, ये सारे के सारे क्या है, खनिज है। तो ये जो है इनके उत्पादन में एशिया में देखा जाए तो चीन जो है वो अग्रणी है। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इस महाद्वीप में विश्व का आधा टिन उत्पादित होता है। भारत के पास कौन से खनिज ज़्यादा मात्रा में है, तो वो है लौह अयस्क विशाल मात्रा में है। चलिए एशिया के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप एशिया के बारे में ये 4 लाइनें लिख दें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं यूरोप की। तो दोस्तों लौह अयस्क देखा जाए तो हमारे पास विशाल भंडार तो है, लेकिन हम पहले नंबर के नहीं हैं। पहले नंबर पे कौन है, यूरोप। यूरोप विश्व के में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। मतलब हमने क्या कहा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोहा तो है, लेकिन हम आगे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है, यूरोप कर रहा है। चलिए हम किस में आगे हैं, हम टिन उत्पादन में आगे हैं, लेकिन फिर भी पहले नंबर पर वहाँ भी नहीं है। चलिए उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में खनिज भंडार जो पाए जाते हैं वो मेनली 3 जगहों पर पाए जाते हैं, ग्रेट लेक्स, कनाडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश। ये आपको याद रखना कि ये 3 प्रदेश जो है उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। और ग्रेट लेक्स जो है वहाँ पर कई झीलें हैं, लेक का मतलब झीलें, कई सारी झीलें हैं, और वो भी लाइन में कई सारी झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में। तो वो जो स्थान है वहाँ पर खनिज बहुत मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वहाँ पर हमने उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप पढ़ेंगे हम, वहाँ पर ग्रेट लेक्स आएंगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप जीके पढ़ने के इच्छुक है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका की वर्ल्ड ज्योग्राफी में जा करके। चलिए उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ही अच्छा कि जो ब्राज़ील है वो बहुत अच्छा देश है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब हम लौह अयस्क तो बना रहे हैं, पर जो लौह अयस्क है वो सबसे उच्च कोटि का। अब देखिए कई चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कई चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो हाई क्वालिटी का लोहा उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है, विश्व में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी लौह अयस्क कर तो रहे हैं पर नॉर्मल कर रहे हैं। दूसरी बात कि चिली और पेरू जो है वो तांबे के उत्पादन में अग्रणी है। कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में। ये जाना माना नाम है, चिली और पेरू 2 देश हैं जो कि तांबे के उत्पादन में अग्रणी है। उसके बाद है ब्राज़ील और बोलीविया, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विश्व के टिन के सबसे बड़े उत्पादक कौन है, ब्राज़ील और बोलीविया। किसमें लिखना है, दक्षिणी अमेरिका में लिखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो दोस्तों अफ्रीका जो है वो खनिज संसाधनों में सबसे धनी है।
यहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में पाए जाएं या ना पाए जाएं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पर जो भी खनिज संसाधन पाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हीरा, सोना, प्लेटिनम, सारे महंगे महंगे खनिज जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसलिए अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे खनिज संसाधनों का धनी कहते हैं। धनी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है, वहाँ पर मूल्यवान खनिज संसाधन ज़्यादा है। जैसे सोना मूल्यवान है, हीरा बहुत मूल्यवान है और प्लेटिनम जो है वो सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है। इसका मतलब जो अफ्रीका है वो हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका खनिज संसाधनों का धनी है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। सिक्स्थ अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों को आप नोट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से महाद्वीप हैं। वर्ल्ड मैप में आपको पता होना चाहिए कि ये महाद्वीप जो है वो एशिया है। तो सबसे ऊपर उधर बात करें तो एशिया, फिर एशिया के बाद इधर चलें तो ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका और फिर और इधर आए तो ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। सबसे नीचे अगर चले जाएं तो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के उधर साइड में हमें छोटा सा दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इन महाद्वीपों के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। मान सकते हैं कि काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये तो करना ही पड़ेगा। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों है बहुत इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों इसका एक पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। खनिज हमने पढ़ लिया, शक्ति संसाधन जो है आगे ईंधन वगैरह है तो उनको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।